आज से आपके बुक पर मैं आ रहा हूँ। अभी तक जो एक सप्ताह से आप पढ़ रहे थे वो बेसिक चीज़ था, 11th का चीज़ था। उसमें जनरल और लेजर बताए हैं। आगे जैसे जैसे होगा उसका चर्चा करते चलेंगे, लेकिन उसको एक सप्ताह से उसमें बताने का उद्देश्य यही था कि बहुत से बच्चे बेसिक चीज़ भूल जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस फैकल्टी से आए हुए हैं, उनके लिए वो था। आज आपको शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल एंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग, वित्तीय एवं निगमीय लेखांकन। ये एडवांस अकाउंटिंग का हिस्सा है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नहीं, हमको यहीं तक ये चीज़ नहीं सीमित है। ये आपको मेनली जो बीकॉम में है, लेकिन आगे एमकॉम में भी ये बुक आपको मिलेगा इसी का रूप। इसके बाद सीए, सीएस, आईएसडब्ल्यू वगैरह में जितना में आप जाइएगा, मैनेजमेंट में जाइएगा या हायर अकाउंटिंग एजुकेशन से संबंधित सब जगह ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से यहाँ से जो शुरू कर रहे हैं आज, इस चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंट, शाखा खाते। शाखा खाते 11th में मेनली इंडिविजुअल एकाकी व्यापार का जितना भी लेखांकन था वो सीखना था, लेकिन व्यवहार में एकाकी व्यापार में कहीं खास ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके बाद 12th में आपको जितना चीज़ लगभग पढ़ना था सब पार्टनरशिप से संबंधित चैप्टर हैं, लेकिन अब आगे चल के आपको कंपनी और कॉरपोरेट जगत में आपको घुस जाना पड़ेगा। यहाँ से आप इसी में ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांच का मतलब ये होता है कि बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियाँ, व्यापार जब व्यापक स्तर पर बढ़ाना हो तो अलग अलग शहरों में, विदेशों तक में अपनी शाखाएं स्थापित करनी पड़ती है, ब्रांच खोलना पड़ता है। तथा मुख्य रूप से मुख्य शाखा जो होता है, हेड ऑफिस, वही नियंत्रण रखता है सभी ब्रांच पर और व्यापार को बृहद रूप से फैलाया जाता है उसको। इसी के दरमियान थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक पर भी चर्चा कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डीसीएम लिमिटेड, ये हो गया रिलायंस टेक्सटाइल मिल, मफतलाल ग्रुप्स ऑफ टेक्सटाइल, बाटा शू वगैरह बढ़िया बढ़िया, टाटा कंपनी, जितना कंपनी सब है देखते होइएगा। विदेशी कंपनी का भी आपके यहाँ सब ब्रांच है। आपके भारत के कई कंपनियां जो है विदेश में भी अपना कारोबार फैलाई हुई है बहुत से। अब उसका हिसाब किताब तो रखना पड़ता होगा ना भाई, सब जगह अलग अलग ब्रांच का हिसाब किताब रहता होगा, लेकिन मुख्य रूप से एक जगह वित्तीय वर्ष में या लेखांकन पीरियड जो होता है उसमें सबका हिसाब किताब, स्थिति की जानकारी रखनी पड़ती होगी। तो एक तो ब्रांच में मेंटेन होता होगा उसका अकाउंटिंग, और दूसरे सभी ब्रांचों का हेड जो होता होगा वहाँ मुख्य रूप से उसका लेखांकन किया जाता है, उसका हिसाब किताब रखा जाता है। इसी से संबंधित ब्रांच अकाउंट में पढ़ना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के बाद नीचे ब्रांच होता है, जो अलग अलग शहरों में, कई शहरों में कई ब्रांचें हो, एक शहर में कई ब्रांच भी हो सकते हैं, कुछ कंपनियां के हैं। विदेशों में भी उसका ब्रांच रहता है, लेकिन मुख्य रूप से हेड ऑफिस एक ही होता है। जोनल ऑफिस हो सकता है, जोनल ऑफिस उसका क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस उसका हो सकता है। कई ब्रांच के ऊपर का एक रीजनल ऑफिस खुलता है, जैसे बैंक वगैरह का भी देखते होइएगा। कई
जिला का मिला करके एक रीजनल ऑफिस होता है और उसका हेड ऑफिस दूसरे जगह होता है। इसमें कंपनी एक्ट 1956 1956-9 धारा 2(9) में जो वर्णित मुख्य इंगित है उस पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पहले टॉपिक पर चर्चा आज कर देते हैं, इसके बाद तब प्रैक्टिकल्स पर आएंगे। कंपनी द्वारा वर्णित किसी प्रतिष्ठान अथवा किसी ऐसे प्रतिष्ठान से है, ब्रांच का मतलब कंपनी द्वारा वर्णित किसी ऐसे प्रतिष्ठान अथवा किसी ऐसे प्रतिष्ठान से है जो वही कार्य अथवा लगभग वही कार्य, थोड़ा सा डिफर हो सकता है, संपादित करता है जो मुख्य कार्यालय द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी कि ब्रांच वही कार्य करता है या लगभग वही काम, आगे चल करके इस पर डिस्कस होगा लगभग सब क्यों है, जो मुख्य ब्रांच करता है और उसके द्वारा निर्देशित है, अथवा लगभग वही कार्य वो करता है। तीसरा पॉइंट है किसी ऐसी प्रतिष्ठान से है, ब्रांच का आशय किसी ऐसे प्रतिष्ठान, तीनों पॉइंट के आगे आशय सब जोड़ लीजिएगा, किसी ऐसे प्रतिष्ठान से है जो उत्पादन, प्रोडक्शन, विधियन, प्रोसेसिंग अथवा मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण में संलग्न है, जो 3 काम में संलग्न है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग अथवा मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, निर्माण में संलग्न है। आगे परिभाषा देख लीजिए, इसका परिभाषा है शाखाओं के संबंध में जो खाते प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में रखे जाते हैं, जिसे शाखा के लाभ तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात हो सके, शाखा के लेखे कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ सेंस 2 पकड़ना पड़ेगा, खाते भी उसी टाइप से 2 चीज़ मिलेंगे। एक तो ब्रांच में खाता बनेगा तो वहाँ मुख्य ब्रांच का खाता बनेगा, और जहाँ मुख्य ब्रांच होगा वहाँ मुख्य हेड ऑफिस जहाँ होगा वहाँ ब्रांच का खाता बनेगा, अलग अलग ब्रांच का। जैसे छोटे स्तर पर अलग अलग पार्टी का खाता बनता था, वैसे ही हेड ऑफिस में अलग अलग ब्रांच से संबंधित खाते मेंटेन किए जाएंगे। अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, शाखा लेखांकन के उद्देश्य। इसका शाखा लेखांकन का, ब्रांच अकाउंट के लेखा जोखा का उद्देश्य आखिर क्या है, इस पर पॉइंट पर चर्चा कर देते हैं। 9 पॉइंट है। प्रत्येक शाखा के अलग अलग लाभ को ज्ञात करना। आखिर ब्रांच अपना लाभ हानि ज्ञात करेगा, लेकिन हेड ऑफिस को, मुख्य ऑफिस को किस ब्रांच में क्या स्थिति है, कितना लाभ हानि हुआ, उसका लेखा जोखा तो रखना जरूरी है। दूसरा, लेखांकन अवधि के अंत में प्रत्येक शाखा की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करना। लाभ हानि के बाद वित्तीय स्थिति उसका क्या है, उसको भी ज्ञात करना उद्देश्य होता है शाखा खाता। हेड ऑफिस के लेखा पुस्तक में ब्रांच अकाउंट बनाने का ये एक और उद्देश्य होता है। तीसरा, शाखा के क्रियाओं को नियंत्रण में सहायता करना। शाखा की क्रिया पर ध्यान रहता है और उसके क्रियाकलाप जो है उस पर नियंत्रण हेड ऑफिस से ही होता है, ये भी एक उद्देश्य है। तीसरा हो गया शाखाओं की कुशलता एवं उन्नति को ज्ञात करना। शाखा अपने उद्देश्य में कितना कुशल है, किस ढंग से काम कर रहा है और वो डेवलप करे और विस्तृत हो, उस पर भी नियंत्रण और ध्यान रखना उसका उद्देश्य होता है। पांचवा, विभिन्न शाखाओं की रोकड़ एवं रहतिया शब्द का स्टॉक होता है इंग्लिश की आवश्यकताओं को ज्ञात करना। बिना खाता मेंटेन किए हुए हेड ऑफिस को कैसे पता चलेगा कि ब्रांच का क्या स्थिति है,
उसका कैश पोजीशन क्या है, उसका स्टॉक का स्थिति क्या है, क्या स्टॉक, मान लीजिए कि स्टॉक 2 दिन का बचा हुआ है और हेड ऑफिस से माल गया ही नहीं तो मार्केट प्रभावित हो जाएगा, कस्टमर डेविएट हो जाएंगे, इसलिए उसका स्थिति रखना ज़रूरी होता है। आगे मिलेगा आपको कॉस्ट अकाउंट पढ़ना होगा। कॉस्ट अकाउंट में आपको ये सब चीज़ भी मिल जाएगा, स्टॉक रखने का विधि भी, उसमें कई विधि हैं, लीफो, फीफो, हीफो, कई प्रोसेस हैं, वो सब चीज़ मिलेगा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में। आगे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 228 के अंतर्गत अंकेक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण करना। आखिर अलग अलग ब्रांच का ऑडिट तो अलग अलग होगा नहीं, लेकिन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 228 के तहत हेड ऑफिस के माध्यम से ही सभी ब्रांच का ऑडिट होगा। ऑडिट तो कराना ज़रूरी है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 228 के तहत, तो वो सहूलियत होता है उससे। 7वां है शाखाओं के लाभ हानि तथा संपत्तियों एवं दायित्वों को अंतिम खाते में समामेलित करना। किसी भी फिनंशियल ईयर में लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति का लेखा बनता होगा, फाइनल अकाउंट बनता होगा मुख्य ब्रांच का, तो वहाँ ब्रांच अकाउंट मेंटेन करने का मतलब यह है कि उस संबंधित ब्रांच से संबंधित पोजीशन को उसमें इंगित करना, ये भी एक उद्देश्य होता है ब्रांच अकाउंट अपने यहाँ बनाने का मुख्य हेड ऑफिस में। 8वां मैनेजर को दे कमीशन की गणना करना, यदि वह शाखा के लाभ के आधार पर दे है। मैनेजर के कमीशन का गणना भी सहूलियत उससे होता है अगर काम के बेसिस पर उसको मिलता है कमीशन। अगर काम जितना अच्छा करेगा, जितना डेवलप करेगा, तो लेखा जोखा आपके पास होगा तब ना आप उसके कमीशन का गणना कीजिएगा। अगला और लास्ट पॉइंट है विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देना। 9वां पॉइंट है कि विभिन्न अलग अलग खाता में क्या सुधार की ज़रूरत है, कहाँ व्यापार प्रभावित हो रहा है, किस ब्रांच पर, वहाँ मुख्य रूप से निर्देशन करना और उस पर ध्यान रखना, ये भी एक उद्देश्य है। ये 9 उद्देश्य हैं। देखिए टाइप ऑफ ब्रांच, शाखा के प्रकार, अलग अलग देश के कोने कोने में शाखा है, उसका प्रकार कैसे है, वो कैसे काम करता है, विदेश में जो है वो कैसे काम करता है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग भी पढ़ना है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, देसी शाखा के प्रकार, सबसे पहले देसी शाखा के प्रकार है, और जैसे जैसे जो मिलेगा उस पर भी फिर थ्योरेटिकल चीज़ पर भी चर्चा करते चलेंगे। देसी शाखा में 2 तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांच, आश्रित शाखा, किस पर आश्रित, मुख्य ब्रांच पर, मुख्य ब्रांच पर आश्रित खाता है वो है, और दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच, स्वतंत्र शाखाएं है देश में ही, लेकिन उनका अपना स्वतंत्र भी कुछ कार्य है, सभी कार्य के लिए मुख्य शाखा पर ही वे आश्रित नहीं हैं। इसका आगे चल कर के फिर वर्णन करेंगे। पहले यहाँ 3 तरह के जो डिपेंडेंट हैं उनका पहले चर्चा करते हैं। इसमें भी आश्रित शाखा में 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त करना एवं नगद बिक्री करना। मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त करना एवं सिर्फ नगद बेचना। दूसरा है मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त करना और नगद एवं उधार दोनों बेचना। अलग अलग क्राइटेरिया होता है। इसके बाद तीसरा है बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करना, से
निर्देश जिस तरह से है उस तरह से बेचना, ये 3 तरह के हैं जो आश्रित हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट ब्रांच हैं और इंडिपेंडेंट जो हैं वो स्वतंत्र हैं, उनकी आगे चल कर के चर्चा करेंगे। इसके बाद तब फिर विदेशी शाखाओं पर भी, लेकिन फ़िलहाल इस पर अब अगले दिन इस पर सवाल बनाएंगे और जनरल एंट्री से इसका लेखा शुरू करेंगे। फिर इसमें भी जनरल से रोजनाप जैसे शुरू करेंगे और इसके खातों पर चर्चा करेंगे।